नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर लहराया विशाल तिरंगा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि समंदर में बढ़ेगी बादशाहत, भारत को बांग्लादेश ने दिया ऐसा ऑफर, जल भून जाएगा चीन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में यूएस, रूसी एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स पर लग सकता है बैन। चौथी खबर में जिक्र होगा कि शहबाज को नहीं दी भीख, कश्मीर के लिए खोला खजाना, पाकिस्तान को मुस्लिम देश ने दिया दोहरा सदमा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना फिर कर रहा है वापसी, दुनिया भर में 24 घंटे में 66,000 नए मरीज, भारत में कहां है रेड जोन, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर लहराया विशाल तिरंगा। जी हां दोस्तों, रविवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और यहां पर तोड़फोड़ की गई और तिरंगे को निकालकर फेंक दिया गया। और अब इन्हीं खालिस्तानियों के मुंह पर विशाल तिरंगा लहराकर करारा तमाचा मारा गया है। जो वीडियोस रविवार को आए हैं वो काफी डराने वाले हैं और इनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तिरंगे को निकालकर खालिस्तानी उसी जगह पर अपना झंडा लगा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश राजनयिक के सामने इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मामला सुरक्षा में चूक का था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में बढ़ेगी बादशाहत, भारत को बांग्लादेश ने दिया ऐसा ऑफर जिसके बाद जल भून जाएगा चीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती मजबूत करने की कवायद के बीच बांग्लादेश ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलहट में देश के बंदरगाहों का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बांग्लादेश का एक अहम बंदरगाह है और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के करीब होने की वजह से रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। और अखबार ढाका ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री हसीना के हवाले से कहा कि अगर भारत चाहे तो वो हमारे चटगांव और सिलहट बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया फाउंडेशन के राम माधव ने रविवार को हसीना के आधिकारिक आवास में उनसे मुलाकात की थी, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में यूएस, रूसी एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स पर लगा सकता है बैन। जी हां दोस्तों, चीन को अमेरिका बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अमेरिकी परिवहन विभाग उन चीनी एयरलाइंसों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूसी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के 3 अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि इन फ्लाइट्स का इस्तेमाल यात्रियों के यूएस पहुंचने में होता है और इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा दल और अन्य को पिछले सोमवार को आदेश दिया गया था, जिसमें इस तरह का एक्शन लेने की बात कही गई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूएस एयरलाइंस की लॉबिंग के चलते इस तरह के बात सामने आई है। इंडस्ट्री स्टेट ग्रुप फॉर अमेरिका के अनुसार उन विदेशी प्रतिद्वंदियों की तुलना में अमेरिकी एयरलाइन को सालाना तौर पर मार्केट शेयर में $2 अरब का नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शहबाज को नहीं दी भीख, कश्मीर के लिए खोला खजाना, पाकिस्तान को मुस्लिम देश से लगा दोहरा झटका। जी हां दोस्तों, आर्थिक रूप से डिफॉल्ट होने की कगार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों खाड़ी के मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे और इस दौरान शहबाज शरीफ ने यूएई से कर्ज के लिए झोली फैलाई थी। अब सऊदी अरब के संग मिलकर यूएई ने कर्ज नहीं देकर शहबाज शरीफ को न केवल झटका दे दिया है बल्कि कश्मीर के लिए खजाना खोलकर पाकिस्तान की दुखती रग पर चोट कर दी है। पहली बार यूएई का एमआर ग्रुप कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है और इसके तहत 250 करोड़ में एक विशाल मॉल और जम्मू तथा श्रीनगर में आईटी टावर का निर्माण किया जाएगा। दुबई की चर्चित कंपनी एमआर पहली ऐसी विदेशी कंपनी बन गई है जो 10 लाख वर्ग फुट इलाके में विशाल मॉल बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद यह अपनी तरह का पहला निवेश है और ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और इस मॉल के अंदर 500 दुकानें होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना फिर कर रहा वापसी, दुनिया भर में
24 घंटे में 66,000 नए मरीज। भारत में कहां है रेड जोन, ये आपको बता दें दोस्तों कि भारत समेत देश भर में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से कोविड के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केस अब मेडिकल एक्सपर्ट्स की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 66,000 मरीज मिले हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोविड के 72 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 3.95% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक और जहां दिल्ली में H3N2 वायरस के साथ ही कोरोना के केसों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो दिल्ली में शनिवार को कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 3.52%, जबकि शुक्रवार को 3.13% थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टूट गए सभी रिकॉर्ड, सोना पहली बार 60,000 के पार, 65,000 होगा गोल्ड का दाम। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को सोने के भाव में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। देश में पहली बार 10 ग्राम सोने का भाव 50,000 के पार पहुंचा है। और आपको बता दें कि इंट्राडे में 24 कैरेट गुणवत्ता वाली सोना भारतीय वायदा बाजार में 60,455 के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। वहीं MCX के साथ ही विदेश एक्सचेंज कॉमेक्स पर भी सोने में तेजी और भाव $2,000 प्रति ऑन्स पर पहुंच चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली NCR में IMD का ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश के साथ ओले की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कहीं कहीं बिजली गिर सकती है। गरज के साथ मध्य बारिश, कुछ जगहों पर ओले गिरेंगे और तेज हवाएं भी चलेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि अलर्ट रहें, संभव हो तो घर से बाहर ना निकलें। रविवार को कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हुई और ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि आया नगर और पालम में ओले भी गिरे, करीब 5 से 10 मिनट तक ओले गिरे और IMD के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 21 मार्च तक दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी अकेले दम पर 350 सीट जीतेंगे, उन्होंने जनता का दर्द समझा, चौपाल में बोले गौरव भाटिया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले दम पर 350 सीटें जीतेंगे। उन्होंने जनता का दर्द समझा है और उन्होंने 200 करोड़ वैक्सीन दी है और 80 करोड़ घरों में अनाज पहुंचाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने शुरू की हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारी। खट्टर ने कहा जन जन तक पहुंचे कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक के 5 दिन बाद अब भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शक्ति केंद्र का आयोजन कर पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पानीपत में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और पानीपत में हुए बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपाध्यक्ष सौदान सिंह, संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और राज्य प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारी करने की सीख दी। कार्यकर्ताओं को न केवल बूथ स्तर पर बल्कि मतदाता सूची के पृष्ठ स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने की सलाह दी गई। बैठक में 14 जिलों के 6 संसदीय क्षेत्रों के 181 ब्लॉकों के 3000 पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। CM खट्टर ने उद्घाटन व्याख्यान में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार ने जरूरतमंदों, किसानों और पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर दी हैं ताकि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने पहले सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया ब्रीफ में कहा कि कार्यक्रम में तय किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 99 एपिसोड को 7800 जगहों पर सुनाया जाएगा। 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को 19,786 बूथों पर सुनाया जाएगा और मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद हर कार्यकर्ता 10 परिवारों से संपर्क कर फीडबैक लेगा और इसके लिए उन्हें 78,000 फॉर्म दिए जाएंगे। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के 5 लाख कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेशी धरती पर चीन को मात देने की तैयारी में भारत 9 अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी आर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
अफ्रीकी देशों में अपनी सैन्य पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी नीतियों पर कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अफ्रीका में चीन के सामरिक प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल के तौर पर भारतीय सेना महाराष्ट्र के पुणे में इसी महीने अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेगी और इसी के साथ अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों के एक कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 9 अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिनों की AFI इंडेक्स अभ्यास इसी महीने 21 मार्च को शुरू होगा। इस सैन्य अभ्यास में इथियोपिया, घाना, केन्या, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया समेत कई देश हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान की कम नहीं होगी मुश्किलें, पाकिस्तान पुलिस ने दर्ज किया आतंकवाद का मामला, PTI नेताओं के नाम भी हैं इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पाकिस्तान पुलिस ने रविवार को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 1 दर्जन से अधिक नेताओं के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया है। बीते दिनों इमरान खान तोशाखाना मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद की एक अदालत पहुंचे, जहां पर उन्हें कोर्ट रूम के बाहर ही राहत मिल गई। दरअसल कोर्ट परिसर के पास इतनी ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई थी कि जज ने कोर्ट रूम के बाहर ही उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया। कोर्ट परिसर के पास PTI समर्थकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे और इसके अलावा पास की एक सार्वजनिक इमारत को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद तोशाखाना मामले की सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वी लद्दाख में LAC की स्थिति बेहद नाजुक, चीन ने किया समझौतों का उल्लंघन, जयशंकर का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3 साल से गतिरोध जारी है और इस बीच पूर्वी लद्दाख में ताजा स्थिति को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में LAC की स्थिति बेहद नाजुक है और उन्होंने कहा है कि जब तक सीमा पर समस्या रहेगी तब तक पड़ोसी देश चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं होंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी और एक निजी कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने से पहले पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि चीन ने साल 2020 में सीमा शांति के लिए द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है और इसके परिणाम गलवान वैली और अन्य क्षेत्र में देखे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे चीन के 26 सैन्य विमान, ताइपी ने भी की जवाबी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और ताइवान के बीच तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है और इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कम से कम 26 चीनी सैन्य विमानों और नौसेना के 4 पोतों को अपने वायु क्षेत्र में ट्रैक किया है। ताइवान की मीडिया ने ये जानकारी दी है और ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 26 विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में देखे गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह नेपाल को भी बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है चीन। ड्रैगन की है ये साजिश। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। नए साल के मौके पर इस एयरपोर्ट के उद्घाटन को देश के विकास के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब इसी एयरपोर्ट की वजह से देश के आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। ये बात भी सच है कि जिस समय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था उस समय इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और इस समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और दूसरे टॉप नेता शामिल हुए थे। ऐसा करके सरकार की तरफ से चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि देश में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब से ये एयरपोर्ट खुला है तब से ये सिर्फ एक सिर दर्द बनकर रह गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ना पढ़ाई ना कमाई, फिर 150 करोड़ का बंगला, बिहार में होगा 2017 वाला खेला, टारगेट नीतीश के साथ मैदान में सुशील मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति पर आज भी कायम है? अगर हाँ तो नीतीश कुमार IRCTC मामले में फंसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तुरंत बर्खास्त करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से ये मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार से ये भी पूछा कि क्या भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। सुशील कुमार मोदी ने यहाँ पर रविवार को फिर खुलासा करके बताया कि कैसे मुंबई के हीरा कारोबारियों ने लालू परिवार की मदद की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात की तरह कर्नाटक में भी चलेगा मोदी मैजिक, बीजेपी को है पूरी की पूरी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने कर्नाटक में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब और अधिक उत्साहित कर दिया है और कर्नाटक में अगले 5 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच राज्य में भगवा
पार्टी आगामी चुनाव में चमत्कार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जादू पर भरोसा करती दिख रही है और पार्टी को विश्वास है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा फिर से राज्य में अपनी सरकार बना लेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस राज्य में भाजपा सरकार को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले येदियुरप्पा ने हाल ही में चुनावी राजनीति छोड़ दी और अब वो पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 अप्रैल को फिर बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। जी हां दोस्तों, मिशन 2024 को लेकर ये बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगाहें बिहार पर खासकर हैं और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से अमित शाह बिहार को लेकर ज्यादा ही सक्रिय हैं। पहले सीमांचल में रैली की, अब नवादा आ रहे हैं और अमित शाह 2 अप्रैल को नवादा आएंगे और वो यहाँ के हिसुआ में रैली करेंगे और बिहार की महागठबंधन सरकार की खामियों को गिनाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल 2023 को आयोजित मुख्य सभा स्थल हिसुआ के इंटर विद्यालय का मैदान होगा। माना जा रहा है कि अमित शाह रैली में सभी समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए सरकार से बाहर हुई है, तभी से अमित शाह सक्रिय हो गए हैं और शाह सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार के सासाराम नवादा में रैली करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, अगले 48 घंटों में कई राज्यों में गिर सकते हैं ओले, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जहां दोस्तों, दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को झमाझम बारिश हुई और इसके वजह से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश की भी उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समय पर बरतें सावधानी, इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले पर विशेषज्ञ बोले घबराने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले में कमी आने के बाद इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर समय पर सावधानी बरती जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस के लक्षणों के बारे में बात करते हुए दिल्ली के अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अनुपम सिब्बल ने बताया कि H3N2 के लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं, लेकिन ये लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि समय समय पर वायरस में परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इन्फ्लुएंजा के लक्षण कोरोना के बाद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लक्षण लगभग कोरोना जैसे ही हैं और इसके लक्षण में खांसी, जुकाम और बुखार शामिल है, लेकिन मरीजों में इसके लक्षण लंबे समय तक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अचानक मुंबई घुसा चीन का खतरनाक युद्धपोत, जिस पर भारत ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, चीन में बना एक शक्तिशाली युद्धपोत हाल ही में मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा था और ये युद्धपोत टाइप 056 क्लास का बताया जा रहा है और चीन का टाइप 056 क्लास के युद्धपोत का नाटो रिपोर्टिंग नाम जियांगदाओ क्लास कॉर्वेट है। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अचानक मुंबई घुस गया चीन का ये खतरनाक युद्धपोत, जिसके बाद भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कई कदम उठाए हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें मंगलवार को मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी वो लिख रहे हैं और साथ ही अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी गिरफ्तारी का विरोध करें। ट्रंप ने शनिवार तड़के अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया और इसमें उन्होंने कहा कि मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय से अवैध रूप से लीक जानकारी से संकेत मिला है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को अगले हफ्ता मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2016 में एक कथित तौर पर चुपके से पैसे देने के मामले में मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पर चल गया है बुलडोजर, मेन गेट तोड़कर घुस चुकी है पुलिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शनिवार को लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जबरदस्त बवाल हो रहा है। तोशाखाना मामले में पेशी के लिए इमरान खान के लाहौर से रवाना होते ही पुलिस उनके घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई और वहीं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे इमरान खान के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि इमरान खान की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के घर के अंदर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और साथ ही पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। वहीं इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ जमा है और पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। और बता दें कि जैसे ही पुलिस ने क्रेन से इमरान के घर का गेट तोड़ा, वहां मौजूद इमरान के समर्थकों ने पुलिस पर गुलेल से पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर के दोनों तरफ सेना की भारी तैनाती, आर्मी चीफ मनोज पांडे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख की सीमा पर विवाद पैदा कर रहा चीन अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं हो रहा है और भारत के पूर्वी सेक्टर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती LAC पर की गई है, जिसके चलते सेनाओं के योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने का मामला खटाई में पड़ गया है। और इसी के साथ भारतीय सेना ने किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी से निपटने के लिए वहां पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर ली है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कॉन्क्लेव में शुक्रवार को कहा कि चीन की PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से अपने सैनिकों को कम नहीं किया है और बहुत तेजी के साथ सीमा पर मिलिट्री अपग्रेडेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो में हुई आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए 50,000 सैनिकों को भारी हथियारों के साथ सीमा पर तैनात किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, चीन के साथ भारत की स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लद्दाख के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की स्थिति को नाजुक और खतरनाक बताया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैन्य बल एक दूसरे के बहुत करीब है और उन्होंने कहा कि 2020 के मध्य में क्षेत्र में दोनों पक्षों के संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि उनके 40 से अधिक मारे गए या फिर घायल हुए। लेकिन कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के दौर के माध्यम से शांति स्थिति को शांत कर दिया गया था और दिसंबर में दोनों देशों के बीच अचिन्हित सीमा के पूर्वी क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई।